ऐसी क्या ड्रामेटिक चेंजेस आई हैं माजी करीब में कि ये जो फॉर्मर राइवल्स हैं इनको दोस्त बनना पड़ गया है? फंक्शनल रिलेशन रहे हैं, लेकिन इस पूरे रीजन में आप देखें कि हर कंट्री जो है वो अपनी सिक्योरिटी की एक फाइट लड़ रहा है। इन 4 ममालिक के अलावा और आपके ख्याल में कौन कौन से ममालिक इस अलायंस को ज्वाइन कर सकते हैं? हम इंडिजिनस अपनी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं करते। चाइना का विजन 2030 और 2050 और जो रशिया की मल्टी नोडल पॉलिसी है फ्यूचर की, वो उसके ताने बाने वहां से मिलते हैं। जो न्यूक्लियर डिटरेंस है वो सऊदी अरब को नहीं एक्सटेंड करेगी पाकिस्तान से। कि इंडिविजिबल सिक्योरिटी का मतलब होता है मेरी सिक्योरिटी आपकी कॉस्ट पे सिक्योर नहीं है। मेरी हिफाजत इसमें है कि आप साइकोलॉजिकली, इमोशनली, इकोनॉमिकली खुद को महफूज महसूस करें, मैं उसके ऑर्गेनिक आउटकम के तौर पे महफूज हो जाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग सुनो डिजिटल और मैं हूं आपकी मेज़बान महरीन मन्नान। एक नया अलायंस बनने जा रहा है R4 रीजनल 4, जिसमें 4 ममालिक शामिल हैं: पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया एंड इजिप्ट। इस अलायंस की अब तक 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं और सबसे रीसेंट मीटिंग 21 जून को कायरो, इजिप्ट में हुई थी। इस अलायंस का मकसद खित्ते में पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को इंश्योर करना है। इस अलायंस की बनने की क्या वजूहात हैं और इसके क्या गोल्स हैं, जानने के लिए बात करेंगे डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा से, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर शाज़िया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज से अगर 5 साल पहले ये कहा जाता कि तुर्की और सऊदी अरब जो हैं वो एक नेटो स्टाइल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का पार्ट हैं, तो शायद लोग इस बात पर हंसते। ऐसी क्या ड्रामेटिक चेंजेस आई हैं माजी करीब में कि ये जो फॉर्मर राइवल्स हैं इनको दोस्त बनना पड़ गया है, इनको एक अलायंस का हिस्सा बनना पड़ गया है? देखिए, जहाँ तक मेरी हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग है तो इनकी राइवलरी कभी भी इस लेवल पे नहीं रही कि ये एक मेज पे ना बैठ सकें। इनके दरमियान ऑफ कोर्स ऑटोमन एम्पायर जो है उसका फैलाव इतना ज़्यादा था कि जब वो ख़त्म हुई तो फिर इंटिमिडेशन जो है वो रीजन में थी कि कहीं दोबारा से किसी के दिमाग में ये ख़्याल ना आ जाए कि वो तमाम टेरिटरी जो है वो दोबारा से एक ही किसी सल्तनत के या एक ही किसी मोनार्की के और इवन एक नेशन स्टेट के अंडर आ जाए। तो ये उसके बेसिक रूट कॉजेज़ हैं अगर उनके दरमियान कोई मसला है भी। वरना फंक्शनल रिलेशन रहे हैं, लेकिन इस पूरे रीजन में आप देखें कि हर कंट्री जो है वो अपनी सिक्योरिटी की एक फाइट लड़ रहा है। इंडिविजुअली गल्फ के कंट्रीज भी देख लें, आप तुर्की भी देख लें, आप सेंट्रल एशिया देख लें, आप हमें देख लें, तो हर एक का अपना एक इंडिजिनस ऑर्गेनिक सिक्योरिटी का प्रॉब्लम ज़रूर है। 1-2 इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। और वो कहीं न कहीं कोलाइड कर जाते हैं और उस कोलिजन में तुर्की और सऊदी अरेबिया आपस में काफ़ी जो हैं उनके इंटरेस्ट जो हैं एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करते रहे हैं। ठीक है। मैंने जो उसमें पढ़ा था, अरब स्प्रिंग जब हुआ था तो ये दोनों ममालिक जो हैं ये अपोजिंग फैक्शंस को बैक कर रहे थे। इसके बाद जब जमाल खाशोगी का मर्डर हुआ था तो तुर्की ने इसको बड़ा डिटेल से इन्वेस्टिगेट किया था और कत्ल के पीछे जो लोग इन्वॉल्व थे उनको भी एक्सपोज किया। इसके बाद जो है इनफॉर्मल सऊदी बाइकॉट चल रहा था और ट्रेड जो थी वो भी डिसरप्ट हुई थी दोनों ममालिक के दरमियान, तो डिफरेंसेस कुछ थे। आपके ख्याल में अब ये जो अलायंस है इसकी वजह से ये डिफरेंसेस जो हैं ये खत्म हो जाएंगे या ये सिर्फ अभी इनको कोल्ड स्टोरेज में ही रखेंगे? देखिए, ये डिफरेंसेस ख़त्म होने वाले नहीं हैं। ये डिफरेंसेस ऐसे नहीं हैं कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाए, क्योंकि ये सारी जो स्टेट्स हैं ये बहुत पुरानी हैं। इनकी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री बहुत पुरानी है। तो इनके दरमियान आपको कोई ऐसा नाइव स्टेप उठाता हुआ नज़र नहीं आएगा कि एक जो है वो दूसरे के लिए एग्जिस्टेंशियली जो है वो थ्रेटनिंग हो जाए। इशू ये है कि हर कोई अपनी स्पेस जो है वो लेना चाहता है और उस स्पेस लेने में दूसरे का जो है वो स्पेसेस कम है और वो दूसरे की स्पेस में एंट्री हो जाती है। और जब दूसरे की स्पेस के अंदर आपका पैर जाता है तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। और जमाल खशोगी जो है वो एक बहुत डिफरेंट स्टोरी है जिसको हम उसी तरह फॉलो करते हैं जो वेस्टर्न मीडिया जो है वो बताता है। लेकिन तुर्की के जमाल खशोगी से बहुत बड़े और बहुत और किस्म के प्रॉब्लम भी हैं। अगर हमने सऊदी अरेबिया और तुर्की के प्रॉब्लम डिस्कस करने हैं तो वो सिक्योरिटी से लेकर इकोनॉमिक बहुत से और हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक रीजन शेयर करते हैं
और कहीं ठीक ना है। कहीं जो हमने यूएई और सऊदी अरेबिया में देखा कि कौन जो है वो ट्रेड का हब बनेगा, किसकी पोर्ट जो है वो ट्रांजिट बनेगी, किसका एयरपोर्ट ट्रांजिट बनेगा। तो ये चीजें तो चलती रहेंगी, तो तुर्की भी उसका पार्ट है। और अब जो है वो क्यों एक मेज पर बैठ गए हैं, ऑफ कोर्स वो एक नई डेवलपमेंट है हम्म। और उसकी वजूहात भी जो हैं वो बिल्कुल नई है। क्या वजूहात हैं आपके ख्याल में इस R4 अलायंस की, और इसके अलावा इन 4 ममालिक के अलावा और आपके ख्याल में कौन कौन से ममालिक इस अलायंस को ज्वाइन कर सकते हैं? इस पूरी अलायंस को समझने के अगेन दो ही तरीके हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बताती हूँ कि आप मेरे इस बयान से, मेरी इस गुजारिश से चिढ़ा मत कीजिए कि हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन है वो ना चाहते हुए भी हम वेस्टर्न इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हम्म। उसकी बम्बार्डमेंट है और हमारी तरफ से वैक्यूम है। हम इंडिजिनस अपनी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं करते। तो अभी ये जो इस्लामिक नेटो की बात हो रही है, ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, ये सब कुछ आपको वेस्ट के आउटलेट से दिखाई देता है। बेशक। अगर आप इस चीज की जड़ को, इसकी तह को समझना चाहें तो उसमें आपको चाइना का विजन 2030 और 2050 और जो रशिया की मल्टी नोडल पॉलिसी है फ्यूचर की, वो उसके ताने बाने वहां से मिलते हैं। तो ये इस्लामिक नेटो टाइप की कोई चीज ऐसी नहीं बनने वाली। अच्छा। ये ग्लोबल साउथ के अंदर एक सिक्योरिटी अलाइनमेंट, एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है, जिसमें हम्म। पाकिस्तान को एज अ फोर रनर सबसे सामने रखा गया है। पाकिस्तान एज अ फ्रंट फेस उसको दिखाया गया है, जिसके पीछे चाइना है और उसके पीछे 4 पॉइंट्स हैं। और उन 4 पॉइंट्स पे ग्लोबल साउथ का फ्यूचर जो है वो टिका हुआ है, जिसमें इंडिविजिबल सिक्योरिटी है, विन विन कॉपरेशन है, सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव है और इंक्लूसिव गवर्नेंस है। ये ठीक 4 है। चीजें हमें पोस्ट ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस में नजर नहीं आती। हम्म। और पाकिस्तान को सामने रखकर इस रीजन के तमाम ममालिक अपने दरमियान की जो हॉस्टिलिटी जिनका आप जिक्र भी कर रही हैं, जिनकी सम केसेस हजारों साल की भी हिस्ट्री हो सकती है, ठीक है। उनको एक साइड पे रखकर फंक्शनल रिलेशन बनाएं और उन फंक्शनल रिलेशन में उन पॉइंट्स को एक के बाद एक डिस्कस करें कि ठीक है। आखिर हमारे दरमियान फंक्शनल रिलेशन बनने में क्या क्या चीजें रुकावट है। अब तुर्की और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो रुकावट है वो ये है कि दोनों का अपनी अपने जो है वो स्पेस का, अपनी अपनी जगह का और इन्फ्लुएंस का जो है वो झगड़ा है, कौन हम्म। कितना ताकतवर है। तो आप क्यों ना डिसाइड कर लें कि कौन कहाँ तक है और किसका कितना इन्फ्लुएंस है, और कितना जो है उसके बाद आपने वॉलंटरली अगले के हवाले कर देना है। थोड़ा यूटोपियन लगता है सुनने में, लेकिन इसी पे काम हो रहा है। सऊदी अरेबिया ने प्रपोज किया है नॉन एग्रेशन की पॉलिसी को, और उसमें जो कंट्रीज बहुत वल्नरेबल हैं वो बायलेटरली, कोई नेटो टाइप की चीज नहीं होगी आर्टिकल 5 की। अगर ग्लोबल साउथ आप अंदाजा करें, हम तो तकरीबन 70% दुनिया की आबादी की बात कर रहे हैं कि ट्रू। एक पे हमला होगा तो सारे जो हैं वो चढ़ दौड़ेंगे, ऐसा नहीं है। तुर्की और कतर ने सऊदी अरेबिया को ऑफर किया है कि आप जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी अम्ब्रेला में हैं, और अगर आपको एतराज ना हो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, तो क्या हम उसका पार्ट बन सकते हैं। तो ये अच्छा। उनकी बातचीत अभी सऊदी अरेबिया से चल रही। तो ये अच्छा। बायलैटरल होंगे। कौन सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है? ऑफ कोर्स इस पूरे रीजन में पाकिस्तान जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, उसके पास डिटरेंस है और पॉलिटिकल विल भी है। चाइना कर सकता है, चाइना की नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी है। चाइना इंटरवीन नहीं करता, वो अपनी डॉक्ट्राइन को नहीं छोड़ेंगे। तो चाइना अगर नहीं करता तो इस रीजन में कौन है जो कतर, कुवैत जैसे छोटे छोटे जो मुल्क हैं, नेशन स्टेट्स हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जो नया सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, अगर उनको काइनेटिक सिक्योरिटी चाहिए तो वो बायलैटरली करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई ये कहता हुआ नजर आता है कोई होलिस्टिक ब्लॉक बन रहा है एज हम्म। सच नेटो के, आप यूरोपियन यूनियन या नेटो के किसी एक कंट्री पे अटैक करेंगे तो सबके लिए ये लायबिलिटी है उनकी, ये जरूरत बन जाता है कि उन्होंने जवाबी हमला करना है। ऐसा कुछ आपको चाइना के फ्यूचर विजन में दिखाई नहीं देता। वो तो है अच्छा। इंडिविजिबल सिक्योरिटी, मेरी ठीक है। सिक्योरिटी shouldn't be at the cost of your security. राइट। ठीक है, आपने चाइना के विजन 2030 की बात की। उसमें क्या इस किस्म के अलायंस का कोई जिक्र है? अगर आप कोई हमारे व्यूअर्स को आगाह कर दें इस बारे में। उसमें एक फ्यूचर का विजन है कि हमारा आने वाला वक्त जो है उसमें इंडिविजिबल सिक्योरिटी होगी। कोई मुल्क जो है किसी दूसरे की कॉस्ट पे खुद को सिक्योर नहीं करेगा और कोशिश अच्छा। करेगा कि उसके पड़ोसी जो है वो इंटिमिडेट ना हो और उनकी सिक्योरिटी को वो इंश्योर करेगा।
जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है वो विन विन होगी, वो कर्जों पे नहीं होगी, वो एक्सटॉर्शन पे नहीं होगी, वो पिल्जिंग पे और प्लॉन्डरिंग पे नहीं होगी। अच्छा। अगर आप किसी के साथ कारोबार करेंगे तो वो दोनों के लिए विन विन कॉपरेशन होगी और हार्ड लाइन किस्म की सौदेबाजी होगी जिसमें आपका क्या फायदा है, मेरा क्या फायदा है, और दोनों। दो ठीक है। पॉइंट्स हो गए। तीसरा उनका सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव है कि कोई किसी को जाके ये नहीं बताएगा कि आपने अपना मुल्क कैसे चलाना है। आपका गवर्नेंस सिस्टम जो है वो ट्रू लिबरल डेमोक्रेसी है आपके पास या नहीं है, आप ठीक है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन मानने वाले हैं या नहीं। आप एक सिविलाइजेशनल स्टेट हैं, आपकी हुकूमत का काम है, चाहे उसका डिजाइन, उसकी मैपिंग कोई भी हो, कि ठीक वो है। आपकी पब्लिक को सर्व करे। तो ये है। और चौथा उनका है लास्ट पॉइंट, इंक्लूसिव गवर्नेंस, कि एक हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली यूनाइटेड नेशन को हम रीफर्ब करेंगे जिसमें कोई वीटो टाइप की चीज नहीं होगी। तो अच्छा। इंक्लूसिव गवर्नेंस होगी, हर बंदे का, हर कंट्री का जो है एक वोट अहमियत रखता होगा, और ये दुनिया जो है वो लॉ बेस्ड ऑर्डर पे चलेगी, रूल बेस्ड ऑर्डर पे नहीं चलेगी, जो वेस्टर्न रूल्स हैं। तो वो ठीक बहुत है। स्लोली उस पे काम कर रहे हैं। उनका अपना कन्फ्यूशियस विजन भी ये है कि चीजों को बहुत हाईलाइट नहीं करते, जैसे हम कहते हैं कि नजर लग जाती है। चलो, नजर का कॉन्सेप्ट उनके पास नहीं है, लेकिन उनका ये है कि बहुत सर झुका के, बहुत दबे लफ्जों में अपने मिशंस पे काम करते हैं। उनको ट्रुथ सोशल पे सुबह शाम पोस्ट नहीं करते, और वो ठीक पूरे है। रीजन को इसमें शामिल कर रहे हैं। और पूरे रीजन में उन्होंने एज अ फ्रंट फेस जो है वो पाकिस्तान को अपनी उसकी कैपेसिटी की वजह से और उसकी करंट जो पॉलिटिकल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनकी जो काबिलियत है उसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी सौंपी हुई है। और ठीक है। पाकिस्तान ईरान की मीडिएशन के साथ साथ एक पूरा, आप समझे, एक किताब लिख रहा है जिसमें ईरान की मीडिएशन इज जस्ट अ चैप्टर, ठीक है। जिसके अंदर हम इस रीजन का फ्यूचर जो है वो मोर्फ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपने एक जिक्र किया कि कोई भी कंट्री जो है वो दूसरे मुल्क को अपनी कॉस्ट पे प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करेगा, तो क्या फिर हम इस बात से ये अखज़ करें कि इस अलायंस की वजह से जो न्यूक्लियर डिटरेंस है वो सऊदी अरब को नहीं एक्सटेंड करेगी पाकिस्तान से? नहीं, इसके इंडिविजिबल सिक्योरिटी का मतलब होता है मेरी सिक्योरिटी आपकी कॉस्ट पे सिक्योर नहीं है। यानी मेरी सिक्योरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि आप खुद को कमजोर महसूस करें, या आपको बाय डेफिनेशन कमजोर होना है तो ठीक ही है। मैं महफूज हूं। मेरी हिफाजत इसमें है कि आप साइकोलॉजिकली, इमोशनली, इकोनॉमिकली खुद को महफूज महसूस करें, मैं उसके ऑर्गेनिक आउटकम के तौर पे महफूज हो जाऊं। ठीक है। इंडिविजिबल सिक्योरिटी ये है। ठीक है। और इसमें जो ममालिक जो हैं वो खुद को बहुत कमजोर महसूस करते हैं, वो फिर एसिमेट्रिकल वॉर की तरफ जाते हैं। उनके अंदर आपको वैक्यूम के अंदर जो एडवर्सरीज हैं वो मनी फनलिंग करते हुए, आइडियोलॉजिकल जो है वो इंडोक्ट्राइनेशन करते हुए वहां पे क्रेविसेस क्रिएट करते हैं, फॉल्ट ठीक है। लाइन क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो कंट्री इनसिक्योर होता है। तो ओके। अगर कोई कंट्री इनसिक्योर है, अब सवाल आपका ये है कि अगर एक कंट्री इनसिक्योर है और उसके अंदर कैपेसिटी भी नहीं है खुद को अपनी एक सर्टेन डिग्री पे जो है वो अपनी हिफाजत को इस हद तक लेके जाने की, तो फिर सब कंट्रीज मिलकर जो है उसको एक सर्टेन डिग्री की सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड करेंगे, जिसमें ये नहीं होगा कि हम तुम्हें सिक्योर कर रहे हैं, तुम किसी और पे अटैक करो। सऊदी अच्छा। अरेबिया के साथ जो हमारा होलिस्टिक सिक्योरिटी पैक्ट है, वो ये नहीं है कि सऊदी अरेबिया को खुली छुट्टी है वो हमारे बिहाफ पे लोगों पे हमला करता फिरे। ठीक है। वो ये है कि अगर किसी का ये ख्याल है कि सऊदी अरेबिया, जो कि हमारे लिए बहुत मुकद्दस जगह भी है, कि उस बेशक। पर किसी किस्म का खुदा ना खास्ता हमला या उसको किसी किस्म का नुकसान पहुंचाना एक आम बात है या की जा सकती है या प्लॉजिबल है, तो आप अपने घर बैठकर ये सोच लीजिए कि ये नहीं है, ये डिटरेंस है, ये अटैक की पॉलिसी नहीं है, ये ठीक। डिटर करने की पॉलिसी। ठीक है, सो न्यूक्लियर डिटरेंस की अम्ब्रेला उस सूरत हाल में एक्सटेंड करेगी फ्रॉम पाकिस्तान टू सऊदी अरब इफ इट इज अंडर अटैक? बहुत से लोग इस पे बात करने से कतराते हैं। हमारा अच्छा। जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें सऊदी अरेबिया की बहुत बड़ी जो है कंट्रीब्यूशन है। ओके। हम पे सैंक्शंस हटवाने में, हमें फाइनेंशियली उस दौरान में सपोर्ट करने में। तो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है, ठीक और है। अमूमन वो जो मैसेज की अंडरस्टैंडिंग है उससे थोड़ी डिफरेंट होती है, और 2-3 महीने के बाद फिर मैसेज भी वही कह रहे होते हैं, या 6 महीने के बाद, कि अगर ये सिक्योरिटी पैक्ट नहीं भी होता, इसको सिर्फ विजिबल किया गया है ऑप्टिक्स के लिए। सऊदी अरेबिया को जब भी जरूरत होती, हम सऊदी अरेबिया के लिए मौजूद थे। हमें किसी सिक्योरिटी पैक्ट की जरूरत नहीं थी। ये सिर्फ
दुनिया को दिखाने के लिए कि कहीं कोई मिस एडवेंचर हो ना जाए, कोई अच्छा। मुगालते में रह ना जाए, वरना हमारे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे सऊदी अरेबिया का हम पे बहुत उसकी इस सिलसिले में कंट्रीब्यूशंस हैं, हमें ठीक है। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन से निकालने में और हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करने में, और हमारी जो मिलिट्री प्रेजेंस है उनके पास एज पर देयर एडवाइस और रिक्वेस्ट हमेशा हमने कभी इनकार नहीं किया और हमेशा रही है वहाँ पे। ये कोई नई बात नहीं है। ये वेस्टर्न्स को नई लगनी चाहिए, हमें नई नहीं लगनी चाहिए। हमने सिर्फ उसको उस पेपर को जो है वो पब्लिक कर दिया। ठीक है। आपके ख़्याल में यही वजह है कि पाकिस्तान अपना एटमी जो है धमाका करने में कामयाब हो गया और उसको सैंक्शंस भी उस तरह से फेस नहीं करनी पड़ी क्योंकि सऊदी अरेबिया की बैकिंग थी, लेकिन ईरान इतने सालों की कोशिश के बावजूद ईरान इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो सका। सो डू यू थिंक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इज सऊदी अरेबिया? बिल्कुल ओके। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हमारे ठीक है। एटमी जो धमाके हैं उसके अंदर जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उनकी हिम्मत को बहरहाल दाद देनी चाहिए। हमारी जो मिलिट्री जो एक पूरी डॉक्ट्राइन है उन पे किस तरह से उन्होंने, ये बहुत लंबा सफ़र है, ठीक कैसे है। हमने क्या-क्या चीज़ कहाँ से हासिल की, और ऑफ कोर्स जब हम इसके करने में काबिल हो गए, तो फिर सऊदी अरेबिया ने हमारा जो है वो हाथ नहीं छोड़ा। फिर सऊदी अरेबिया ने कहा कि हम आपके साथ हैं, और फिर ऑफ कोर्स हमारी दोस्ती इतनी ही पुरानी है। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, हम्म। तो ईरान पे तो ये भी कहा जाता है एलिजिडली कि उनके पास जो इस चीज़ की बहुत दफ़ा अपॉर्च्युनिटी भी रही है, जिसको उन्होंने फिर पब्लिकली कर दिया कि जी पाकिस्तान हमें इस काम में थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान के ऊपर उसकी हीट भी बहुत आई। मैं उसकी डिटेल की तरफ नहीं जाऊँगी। तो ओके। ईरान के बहुत से और प्रॉब्लम्स हैं, और हम्म। बहुत ही ज़्यादा अम, अ, सब्जेक्टिव किस्म के प्रॉब्लम हैं जिनको डील करने की ज़रूरत है। एक, उनके अंदर सिविलाइज़ेशनल ह्यूब्रिस बहुत ज़्यादा है, वो किसी की हेल्प नहीं लेते हैं। दूसरा, उनकी जो सिविलाइज़ेशनल जो राइवलरी है अपने अड़ोस-पड़ोस में, वो इतनी ज़्यादा है जिसको वो आज तक कंटिन्यू करना चाहते हैं। उनका तुर्की के साथ भी वही इंपीरियल प्रॉब्लम चलते आ रहे हैं, उनके हम्म। अज़रबैजान के साथ प्रॉब्लम है, उनके जो हैं वो गल्फ के कंट्रीज़ के साथ भी वही प्रॉब्लम चले आ रहे हैं। और आज भी आप उनको देखें, उनका फ़ारसी मीडिया आप देखें, उनके रेटोरिक में आपको इस चीज़ पे हल्की-सी भी आपको लचक नज़र नहीं आती। अ, तो उसकी उनको चाहिए ये, आई डोंट नो कि वो मेरी एडवाइस सुनने के लिए बैठे हुए हैं, कि उनको अपने जो ख़ास तौर पे अपना नैरेटिव और रेटोरिक जो है उसको रीशिफ्ट करने की ज़रूरत है। ठीक क्योंकि है। इस पूरे खित्ते का अमन जो है, वो इस वजह से तबाह व बर्बाद हो रहा है क्योंकि वेस्ट ने ईरान को एज़ अ स्ट्रक्चरल थ्रेट पेश करके अपनी प्रेज़ेंस को यहाँ पे जस्टिफ़ाई किया। और अगर ईरान को यहाँ पे आउटर प्रेजेंस को निकालना है, जो कि चाइनीज एम्बिशन भी है और उनका विजन भी है, तो फिर ईरान को बहुत ही मैच्योर बिहेव करना पड़ेगा, क्योंकि रीजन ऑलरेडी उससे इंटिमिडेट है। तो ठीक है। अपने से जो एक रिटोरिकली भी ये ग्लोबल साउथ या तो इकट्ठा हारेगा या इकट्ठा जीतेगा, इसमें किसी इंडिविजुअल की विन और जो उसमें लूज नहीं है। ठीक है। हमारी विक्ट्री भी इकट्ठी होगी। हम अगर तो या तो यूनिपोलैरिटी दोबारा से आ जाएगी या मल्टीपोलर हो जाएँगे। टोटल सम इसका ये है। और अगर हम ठीक है। चाहते हैं मल्टीपोलैरिटी हो, अगर हम चाहते हैं चाइना का विज़न हमें बहुत फ़ैसिनेटिंग लग रहा है फॉर द टाइम बीइंग, हम उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, हम्म। तो उसके लिए ईरान का इस खित्ते के अंदर अपने नैरेटिव को, अपने मीडिया पे अपने नैरेटिव को बदलना बहुत ज़रूरी है। वो आज ठीक है। भी तुर्की के बारे में जब बात करते हैं, तो उनकी फ्राउन आपको दिखाई दे जाती है। हम्म। अज़रबैजान, गल्फ़ के कंट्रीज़ का वो ढंग से नाम नहीं लेते अभी भी। तो ठीक है, इन सब ने मिलकर भी उसको बहुत स्क्वीज़ किया है। ठीक है। सैंक्शंस के दौरान हमने भी जो है, हमारी तरफ से भी हम कह सकते हैं कोताही हो चुकी होगी, मगर चीज़ों को लेट गो करके आपको आगे चलना है। इनके बहुत मशहूर प्रोफ़ेसर हैं, प्रोफ़ेसर मरांडी, वो ओके। एक जगह पे बैठे हुए थे और उनसे उम्मीद की जा सकती है कि आप इकलौता फ़ेस हैं वेस्ट में, अपने मुल्क को रिप्रेज़ेंट करने के लिए। तो उनसे पूछा कि पाकिस्तान में आपका विज़िट जो है जो आपके प्रेज़िडेंट पेज़ेश्कियान हैं, कैसा है? तो बजाय इसके कि वो खुलकर बात करते कि पाकिस्तान मदद कर रहा है, पाकिस्तान इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है, पाकिस्तान हमारा दोस्त है, उनके लफ्ज़ बहुत भींचे हुए थे, बहुत मिन्स थे। और नैरेटिव और सिमियोटिक मेरा सब्जेक्ट है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा, मुझे सबसे ज़्यादा मैं इस पे फ़ोकस करती हूँ कि वो अभी तक इस बात को भूले नहीं कि सैंक्शंस के दौरान हमने उन सैंक्शंस को बायपास करके ईरान को सपोर्ट नहीं किया। हम एक लॉ अबाइडिंग इंटरनेशनल कंट्री के तौर पे बिहेव कर रहे थे, और
सैंक्शंस के दौरान सबने आपको अकेला छोड़ा हुआ था, और जो आपका इकलौता दोस्त इंडिया था, उसने भी आपकी पीठ में छुरा घोंपा। तो ट्रू। आज अगर आप ये कह रहे हैं प्रोफेसर साहब कि हम वहाँ पे बायलैटरल के लिए हैं एंड आल्सो वी आर वर्किंग ऑन अ लैंड रूट टू इंडिया, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। यू सही। शुडंट हैव मेंशन्ड द वर्ड लैंड रूट टू इंडिया के लिए पिज़िशकियान यहाँ नहीं बैठे हुए थे। तो आपके लीडरशिप को इस बात की रियलाइज़ेशन है कि वो किस क्वागमायर में फँसे हुए हैं, और 40 साल से डेथ टू अमेरिका कहना कितना उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव रहा है। ट्रू। किसी भी मुल्क को किसी दूसरे मुल्क के लिए ये कहना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमें भी लोग कहते हैं आप उसको आंखें दिखाएं, आपने यहाँ पे कल्ट फॉलोइंग भी देखी होगी जी, हमने अब्सोल्युटली नॉट कह दिया। ये सब बचकाना बातें होती हैं। मुल्क अकेले सरवाइव नहीं करते हैं, सब ने सबके साथ बायलैटरल, आपके मफाद सबसे पहले आते हैं। और आज आप देखें हमारा वही जो है वेस्ट के साथ फंक्शनल रिलेशन जो है वो हमारे लिए कितना कारामत साबित हो रहा है बेशक। कि इस वक्त कोई जो है वो बात नहीं कर सकता, हम हैं जो हर पार्टी से बात कर सकते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि ईरानियों को थोड़ा सा अपने नैरेटिव पे काम करने की ज़रूरत है, और जहाँ तक उनके एटॉमिक पावर ना बनने की, मेरी इन्फॉर्मेशन में तो वो ऑलरेडी है, उनके पास कैपेसिटी, वो बन चुके हैं, लेकिन इससे पहले वो अच्छा। नहीं बने। तो उसकी वजह जो है वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा उनमें ट्रस्ट डेफिसिट है, वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, वो रशिया पे ट्रस्ट नहीं करते, वो चाइना पे ट्रस्ट नहीं करते। रशिया पे उन्होंने जो स्ट्रेटेजिक उनके साथ मुआहदा किया, उसके अंदर 5 साल उसको करने में लग गए, और फिर उसके बाद उसमें सिक्योरिटी अम्ब्रेला शामिल नहीं किया। हालाँकि कर लेते तो बहुत फ़ायदा होता, रशिया को चोरी-चोरी इनको हथियार सप्लाई ना करने पड़ते। चाइना के साथ भी इनके जो है वो सिविलाइज़ेशनल चीज़ें चल रही हैं, और चाइना को बहुत मेहनत करनी पड़ी है ईरान को समझते हुए कि ये बड़े मुश्किल लोग हैं, ये अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। हमारे भाई हैं, बड़ी मोहब्बत है हमें इनसे, बेशक। लेकिन उनके अंदर आपको एक प्राइड का एलिमेंट है, वो एक सर्टेन नॉर्मल डिग्री से थोड़ा-सा ज़्यादा नज़र आता है, और यही मेरा सही। खौफ है ठीक कि है। इस फ़तह को इनको सँभालना जो है वो सलीके से चाहिए। बिल्कुल। आपने बात की कि ईरान की प्रेजेंस को खित्ते में इंटिमिडेटिंग समझा जाता है। अमरीकी जरीदा फॉरेन पॉलिसी, उसको भी मैं कोट करूंगी, और उसमें कहा गया है कि जी 2 मेन गोल्स हैं इस अलायंस के बनने के। सबसे पहले कि ईरानी थ्रेट को कंटेन करना, और जिन ममालिक में ईरान की प्रॉक्सीज हैं वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना, और इसराइल का जो मिलिट्री एडवेंचरिज्म है उसको भी कर्टेल करना। आपका क्या कमेंट है इस बारे में? ये देखिए वो उसी बात को एक डिफरेंट एंगल से पकड़ रहे हैं, और अगर देखा जाए कि ईरान अगर अभी भी अपने जो उसकी जनरल कासिम सुलेमानी का विजन था इंसुलेट करने का खुद को, उसकी वजह से उन्हें एसिमेट्रिक वॉर की तरफ जाना ही जाना था। वो एक बहुत बड़ी ताकत के मुकाबले पे जो है उनको सरवाइव करना था, मुकाबला नहीं सरवाइव करना। तो जनरल कासिम सुलेमानी का विजन की तो मैं हमेशा से फैन रही हूँ, लेकिन इसमें अगर अब अपने इस पोस्चर के बाद जब दुनिया उनको मान भी रही है और ये भी मानती है कि उनके ऊपर एग्रेशन इम्पोज की गई है, तो वेस्टर्न जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है उसमें सिंपैथी भी है, प्लस उनके पास एक ऑप्टिकल विक्ट्री भी है। उसके बाद अगर वो अपनी उसी लाइन पे चलना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ रहने वाले मुल्कों के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगेन हम मुकाबला कर रहे हैं एक ऐसी ताकत के साथ जिसके साथ हमें ये पुराने मेथड्स काम नहीं करेंगे। उनका जो बात वो कर रहे हैं उस जरीदे के अंदर, ये नहीं है कि वो बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर है या उस पे बहस होनी नहीं चाहिए, वो बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो मसले का हल नहीं है। अगर हमने ईरान से को थ्रेट समझते हुए पहले वेस्ट को यहाँ बिठाया हुआ था, और अब ईरान को थ्रेट समझते हुए हम आपस में ईरान के खिलाफ अलायंसेस बनाने लगेंगे, तो हम स्क्वायर वन पे खड़े हुए हैं। हमें ईरान को उस थ्रेट के एनालिसिस के अंदर इंक्लूड कर लेना है। जैसे स्टेट ऑफ हुर्मुज की बात हो रही है, तो ईरान की जिम्मेदारी है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज चाहे अमन है या जंग है, खुली रहेगी, महफूज रहेगी, और जितना भी वो उसका जो है जो मुआवजा और हदिया वो कह रहे हैं एनवायरमेंटल फी या ऑपरेशनल फी जो है वो गल्फ कंट्रीज देने के लिए तैयार हैं। $1 पर लीटर जो है वो एक कार्गो जो है ऑयल कार्गो के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, किसी को भी वो महंगा नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि ईरान जो है इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाले। तो बात वो ठीक करे, मगर यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात ये हो रही है कि ये एक्सपेरिमेंट किया जाए कि ईरान को इंटीग्रेट करके एसिमिलेट किया जाए।
अच्छा। बजाय इसके कि ईरान के अगेंस्ट अलायंसेस बनाई जाए। हम्म। तो जितना भी काम जो है वो पाकिस्तान कर रहा है, और खास तौर पे उसके साथ ऑफ कोर्स चाइना जो है वो तो शामिल ही है उसके अंदर। हम्म। और जितना भी हम बायलैटरल जाके, आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल में जितने हमने बायलैटरल किए हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ सिक्योर या सेफ नहीं है, आपको चीज़ें जो हैं वो बैठ कर डिस्कस करनी होती हैं। तो उसमें बातें यही तय हो रही हैं कि, और ईरान जो है उसकी जो पावर स्ट्रक्चर है वो 100% जो है वो विलिंग है, और समझते हैं, वो समझते हैं कि हमें इस रास्ते पे चलना है। और अगर लोगों को हमसे ये खौफ है कि यहाँ पे कोई, हमें किसी से नफरत है और हम अजमी हैं और कोई और अरबी है, या हम कोई हम्म। पुरानी फारसी सिविलाइजेशन थे तो कोई दूसरी नहीं थी, तो हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना है। ओके। और हमें इस खौफ के जो बुत हैं जो हमारे खिलाफ घड़े गए हैं, इनको तोड़ के हमने इंटीग्रेट करना आपके ख्याल में ये जो आपने बात की है कि ईरान के अगेंस्ट अलायंस बनाने की बजाय ईरान को इसमें इंटीग्रेट करना चाहिए, ये एक यूटोपियन ड्रीम है, और डू यू थिंक पाकिस्तान विल एक्चुअली बी एबल टू पुल दिस ऑफ? है। पाकिस्तान अभी तक ये कर रहा है और ये यूटोपियन नहीं है। ये शायद ओके। आज से 15 साल पहले यूटोपियन लगता, ओके। अब नहीं, क्योंकि गल्फ कंट्रीज ने एक्सपीरियंस कर लिया है कि 40 साल उन्होंने जगह दी, पैसे दिए, और अपने अपने खर्चे पे एक सिक्योरिटी रैकेट वहां पे चलाते रहे। सही। और जब टाइम आया तो वो सिक्योरिटी माफिया जो है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाया, उसके बेशक। अंदर कैपेसिटी। जब उनको ये पता चला कि पॉलिटिकल विल की बात एक तरफ है कि वो करना नहीं चाहते थे, वो करना चाहते थे, हम्म। कैपेसिटी ही नहीं। ये जो बूम इनको मिला था पहली गल्फ वॉर के बाद अमेरिका को, कि अमेरिका ने वो दिखाया था, एक ऐसा हॉलीवुड स्टाइल का वॉर का तमाशा दिखाया था कि दुनिया कांप गई थी कि इनके सामने हम नहीं खड़े हो सकते, इनकी इम्फीबियस के सामने और इस वॉर आर्सनल के सामने जो कुछ इन्होंने बना लिया। इस जंग में वो वाइट एलिफेंट साबित हुए, वो महंगे साबित हुए, वो बेकार साबित हुए, वो सिटिंग डक साबित हुए, और वॉर जो है वो 5th जनरेशन से कोई 6th जनरेशन के पास पहुंच गई, जिसके पास जो है वो सैटेलाइट और एयर स्पेस की मोनोपोली है, और जिसके पास अंडरग्राउंड ओके। ऐसी फैसिलिटीज हैं जहां से आपने मिसाइल जो हैं वो दागने हैं। आपके पास रॉकेट फोर्सेज है। आपको पता होगा कि रिसेंटली हमने भी रॉकेट फोर्स अलग से जो है वो इनकलकेट की है अपने सिस्टम के अंदर। तो ठीक है। जंग जो है उसकी वो चेंज हो जाएगी। तो जब गल्फ के कंट्रीज को ये समझ आई तो फिर उनको ये, उनके लिए अब ये जरूरत बन गई है कि वो ईरान से बात करें। और गल्फ के कंट्रीज ईरान से बात करने में बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रहे हैं, वो अपने ठीक आप को है। डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। जो ट्रंप ने एक प्लान एमओयू के अंदर है कि जी ईरान के पैसे देने हैं, जो ट्रंप फेस वैल्यू पे खुद दे नहीं सकते हैं क्योंकि सही। बराक ओबामा को वो बड़ी खोटी सुना चुके हैं। तो थर्ड पार्टीज गल्फ कंट्रीज ही हैं जो 3 बिलियन दिए जा चुके हैं, 6 बिलियन के प्लेजेस हैं। तो सही। गल्फ कंट्रीज हर तरह से काम कर रहे हैं। ईरानी जो हैं वो ऑफ कोर्स उन्होंने भी बहुत से सबक सीखे होंगे, उनको भी पता चला होगा कि आखिर बिल आखिर किसी अरबी को अजमी पे और किसी अजमी को किसी अरबी पे कोई फजीलत हासिल नहीं, बेशक। फजीलत की बुनियाद सिर्फ तकवा पे है। बेशक। तो मुत्तकी हो जाते हैं सारे, फिर भूल जाते हैं कि जी क्या, कितने जमानों तक हम ये याद रखते रहेंगे और लोग हमें जो है। लेकिन फिर अगेन ये हो जाना यूटोपियन नहीं है। ठीक है। इसकी पॉसिबिलिटी में एडवर्सरीज को और आउटलायर्स को कंट्रोल करना थोड़ा सा यूटोपियन आइडिया है कि ठीक है। ये गल्फ कंट्रीज तो आपस में मिल जाएंगे, मगर क्या इंडिया, इजराइल हम्म। और अफगानिस्तान उनकी प्रॉक्सी के तौर पे और वेस्ट अपनी हेजमनी के तौर पे, क्या हम्म। वो बिल्कुल चुप करके बैठ जाएंगे? या वो होने देंगे? बिल्कुल ठीक है। मिलिट्री अलायंसेस की बात करते हैं, ये पहली दफ़ा एक इस्लामिक नेटो टाइप चीज़ पहली दफ़ा नहीं बन रही जैसे इसको कहा जा रहा है। 2015 में रियाज ने इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोएलिशन IMCTC बनाया था, जिसमें इनिशियली 34 ममालिक थे, फिर उसमें 40 ममालिक हो गए, और जनरल राहील शरीफ जो है वो उसको हेड कर रहे थे। आपके ख्याल में ये R4 IMCT से किस तरह से डिफरेंट होगा, और Why did IMCTC fail, और आपके ख्याल में why do you think R4 सक्सेसफुल हो पाएगा? वो प्रॉपर कभी फंक्शनल हुआ ही नहीं। उसके जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है उसकी लिस्ट पे मेरे इल्म में तो नहीं है कि वो कभी इतना ऑपरेशनल हुआ हो। ओके। और उसकी लॉजिकल रीजन यही समझ में आती है कि आपको पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा कि टेररिस्ट है कौन। किसी का फ्रीडम फाइटर किसी दूसरे का टेररिस्ट है, और आपस में अगर आप देखें तो अंसारुल्लाह के साथ या यमन का आप प्रॉब्लम देख लें तो आप किसको वहां पे टेररिस्ट कह रहे हैं? एक साइड जो है वो UAE बैक कर रहा है, दूसरा साइड जो है वो
सऊदी अरेबिया बैक्ड है। तो अब किसने वहाँ पे 34 ममालिक में यूएई भी शामिल है, तो सऊदी अरेबिया भी शामिल है। क्या वो अब आपस में एक दूसरे के जो है वो जो पेड हैंड्स हैं उन पे उनको उनका मुकाबला कर देंगे? अब यूएई जो है वो इजराइल के साथ मिलके धड़ाधड़ अफ्रीका के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बनाए चला जा रहा है। सोमालीलैंड के अंदर इजरायली बेसिस बन रही हैं। तो इनको जब तक ये अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे, कोई बाहर की चीज तो इनके लिए कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि कोई होलिस्टिक अलायंस ये क्या बनाएंगे? होलिस्टिक अलायंस बना लेंगे ये क्या अमेरिका पे चढ़ दौड़ने के लिए या यूरोप पे हमला करने के लिए? कि होलिस्टिक अलायंस का पर्पस क्या होगा? इनकी लड़ाइयां क्या हैं? लड़ाइयां क्या है कि जी आर्मीनिया जो है वो अजरबैजान पे अटैक कर रहा है और अजरबैजान अपनी जगह लिबरेट करना चाह रहा है और ईरान जो है वो आर्मीनिया का साथ दे रहा है और हम जो है वो अजरबैजान के साथ हैं। इसमें यूरोप और अमेरिका आके और नेटो अलायंस इसमें आकर क्या करने वाली है? हम पे जो है वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है, उसके बाद हमारी सॉवरेनिटी जो है वो उसके ऊपर उसकी वायलेट करने की कोशिश की जाती है, तो हमारी अपनी डिटरेंस ही है। तो इसमें एक होलिस्टिक प्रोग्राम जो है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में, और मैं बार बार कॉम्प्लिकेटेड का लफ्ज इसलिए कहती हूँ कि हम बोझ ढोते हैं अपनी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का और अपनी ओरल विजडम का, जिसपे हम बहुत प्राउड भी होते हैं, क्योंकि हम कोई नसट सी ऐसी कल्चर नहीं है वेस्टर्न कल्चर की तरह कि 200 साल मैक्सिमम, हम कहें जी 500 साल, 1000 साल। हम बात कर रहे हैं 7-7 हजार साल की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्रीज की। तो उसका कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जहां बहुत हमारे लिए प्राइड का बायस है, वो अपने साथ बैगेज भी लेके आता है। तो हमें अपने लेंस के साथ अगर हम अपनी चीजों को देखेंगे तो कोई होलिस्टिक जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है वो क्या होगी? वो हम आपस में ही लड़ते रहेंगे एक दूसरे के साथ। तो हम बायलैटरली एक दूसरे को सिक्योर करेंगे। और साथ में जो सऊदी अरेबिया ने प्रपोज किया है वो बहुत प्लॉजिबल है, नॉन एग्रेशन। जो आप एग्रेसिव हो ही नहीं दूसरे के खिलाफ, क्योंकि आप जमानों से एग्रेशन को पालते चले आ रहे हैं। अब उस नॉन एग्रेशन में क्या किया जाए कि यूएई अपनी बका के लिए इजराइल को नहीं छोड़ सकता है। यूएई अपने लिए एग्जिस्टेंशियली प्रॉब्लमेटिक समझता है सऊदी अरेबिया को, कि सऊदी अरेबिया जो है वो इंटीग्रेटेड भी ज्यादा है, सऊदी अरेबिया की जो है वो पॉलिटिकल और उसका डिप्लोमेटिक वेटेज भी ज्यादा है। तो बजाय इसके कि इजराइल की तरफ जाकर अपनी तारीख को स्याह करे, वो सऊदी अरेबिया के साथ बैठ के बात कर ले और शेयर कर ले कि जी कितना जो है मसला क्या है, कि कौन कितना बड़ा जो है वो यहाँ पे रीजनल हब बनेगा इकोनॉमिक। तो शेयरिंग कर ले। बचपन में सिखाते थे शेयरिंग केयरिंग, अगेन इट्स अ यूटोपियन थिंग। ठीक है, आपने बात की सऊदी और यूएई के ताल्लुकात की। जब ये अरब स्प्रिंग हुआ था तो उस टाइम रीजनल थ्रेट्स जो थे जैसे कि मुस्लिम ब्रदरहुड वगैरह, उस मामले में इन दोनों ममालिक की सिमिलर स्ट्रेटजी थी। ऐसा क्या हुआ है पिछले 10 सालों में या जिस तरह से भी, कि ये दोनों ममालिक जो कि जिनका इतना भाईचारा था वो बिटर राइवल्स बनते नजर आ रहे हैं एंड दे अपीयर टू बी कंपीटिंग फॉर सेम इकोनॉमिक रिसोर्सेज। और एक बात ये भी है कि ये कोई बहुत परमानेंट नहीं होगी इनकी राइवलरी। जो राइवलरीज जो होती हैं वो एक जिनकी बेस मटेरियल होती है, आइडियोलॉजिकल नहीं होती या सिविलाइजेशनल नहीं होती। मटेरियल बेसिस की जो राइवलरीज होती हैं वो आज हैं कल नहीं रहती हैं। तो इस पे हमें बहुत यकीन भी रखना चाहिए। और इनकी मटेरियल राइवलरी जो है वो हमेशा से ये रही है कि एक जो फ्रैक्शन है, क्योंकि हमने बहुत दफा सुना होगा रॉथचाइल्ड के बारे में कि जी 5 बैंकर फैमिलीज हैं और फिर आगे से उनकी नस्ल है और पूरी दुनिया चला रहे हैं, हुकूमतें बनाते हैं, हुकूमतें बिगाड़ते हैं, पूरी दुनिया में तबाही मचा रहे हैं, इजराइल खरीद के दे दिया, सुएज कैनाल खरीद ली, वगैरह वगैरह। मुझे लगता है कि यूएई ने कहीं ना कहीं से एक फैसिनेट हो गए रॉथचाइल्ड से कि हम बहुत हमारे पास दौलत है और हम अननेसेसरीली हमें पंगे लेने चाहिए और दुनिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहिए, और ताकत जो है एब्सोल्यूट ताकत जो है और उसके साथ जुड़ी हुई एब्सोल्यूट करप्शन से हमें दुनिया के अंदर जो है वो कोई न्यू रॉथचाइल्ड बन जाना चाहिए। इस जंग ने उनको ये बताया है कि चाहे वो कितने ही जो है वो जो एसिमेट्रिकल और जो ऐसी ग्रुप्स बनाकर उनकी फंडिंग कर ले जो दुनिया जहान में तबाह बर्बादी मचाते फिर रहे हैं, इसके बावजूद वो रॉथचाइल्ड नहीं है, क्योंकि वो विजिबल है, वो एक जोग्राफियाई हकीकत है।
उनका हमें पता नहीं है। एक सर्टेन टाइम के बाद उन लोगों ने सोशल मीडिया छोड़ दिया, उन फैमिली के बहुत कम लोग पब्लिक स्फीयर पे आते हैं, उनकी सिक्योरिटी और हिसाब से है। पर यूएई सही। जो है वो एक फैमिली नहीं है, वो एक मुल्क है और ठीक है। विजिबल है और आइडेंटिफाई हो सकता है। लिहाजा यूएई का प्रॉब्लम ये है उसकी ओवर एम्बिशन, उसका बहुत ज्यादा पैसा होना और उस पैसे को जहां जरूरत नहीं भी है वहां इस्तेमाल करके अपनी ताकत का खामखा का मुजाहरा करना। सही। ऐसा जैसे अफ्रीका पहुंच जाना, वहां पे लैंड खरीदना शुरू कर देना, वहां पे दूसरों के इंटरेस्ट जो है वो छेड़ना शुरू कर देना, वहां पे अजीब किस्म के जो है वो जो पैरामिलिट्री किस्म की फोर्सेस बनाकर ओपन मार्केट में उनकी ऑक्शन शुरू कर देना जिसकी कोई तुक नहीं बनती है। सही। इनको अपने पूरे स्ट्रक्चर को दोबारा से देखना पड़ेगा और एक कंट्री की तरह बिहेव करना पड़ेगा जिसकी लिमिटेशंस हैं, जिसकी बहुत छोटी सी ज्योग्राफियाई हकीकत है, जिसके पीने का पानी साफ नहीं है, जिसके पास जो है वो सब्जी उगाने के लिए रेत में सब्जी नहीं उगती है, सिर्फ पैसा है और पैसे के लिए इनको रास्ते चाहिए, खुले रास्ते चाहिए। उन ठीक है। रास्तों के लिए ज्योग्राफिया इंपॉर्टेंट है और उस ज्योग्राफिया के लिए हमसाया इंपॉर्टेंट है बिल्कुल और ठीक यही है। इनकी हकीकत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इस तरफ जाएंगे और ठीक ये है। जो रॉथचाइल्ड बनने की जो इनके ख्वाब हैं उससे पीछे हट जाएंगे। ठीक है। फाइनली वेरी क्विकली, हमने यूटोपिया का लफ्ज़ काफ़ी इस्तेमाल किया आज डिस्कशन में। एक और आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं। अगर अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात जो हैं वो सक्सेसफुल हो जाएं, सारा कुछ एमिकेबली रिजॉल्व हो जाए, क्या इस अलायंस की, R4 की, रीजनल 4 की फिर भी ज़रूरत होगी आपके ख्याल में? नहीं होगी, क्योंकि अगर ये सारा मसला हल हो जाता है तो ये सारे के सारे इसके अंदर मर्ज होने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगेन हमने वाकई यूटोपिया का लफ्ज बहुत दफा इस्तेमाल किया है। मैं कोई ऐसी डील होती हुई नहीं देख रही हूँ, क्योंकि 14 क्लॉजेज हैं, 14 टेक्निकल टीम्स हैं, 14 पॉइंट्स पे बात करनी है और अगर आप 2 से 2.5 साल पर पॉइंट की बात करें तो शायद कोई एक आध बात हतमी नतीजे तक पहुंचे, वरना ये एमओयू ही स्ट्रेच करेगा ठीक है। और इसको आगे लेके जाना जो है वो बहुत वो ट्रंप के लिए तो फिलहाल बहुत पॉलिटिकली सुइसाइडल है, ठीक लेकिन है। हम उसमें ऐड करके ईरान को फैसिलिटेट करते रहेंगे। All right. Dr. Shazia Anwar Cheema, thank you so much for your time. It was a very thoroughly entertaining, informative, and amazing discussion. Really enjoyed it. And this is all from my side, viewers. Keep watching Suno Digital. Take care and Allah Hafiz.